अनंत सिंह जी की चरित्र सबको मालूम, हम्म। पूरे बिहार को मालूम है, मोकामा को भी मालूम है। फिर ये जानते हुए कि वहाँ ऐसी चीज़ हो सकती है, ये हो कैसे गई? ये सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर जन सुराज जो साफ नियत साफ छवि वाली पार्टी की बात करती है और वैसे उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा है, उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति क्यों प्रचार कर रहा था? इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। ये तो हमारे पीयूष जी जो हैं, हमारे उम्मीदवार, वही बता सकते हैं कि दुलाल चंद यादव जी उनके साथ क्यों घूम रहे थे। प्रियदर्शी से बातचीत हुई है आप लोगों की? व्यक्तिगत रूप से मेरी बात नहीं हुई है। पिछले दिनों एक सवाल बहुत चला कि प्रशांत किशोर जी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और प्रशांत जी ने कहा कि जब पार्टी के लोगों से हमने बातचीत की तो पार्टी के लोगों ने कहा कि हमको चुनाव प्रचार में ज़्यादा वक्त मिलेगा अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तब। वो जो निर्णय है, आप चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय आपका क्या टेक था जिस समय ये निर्णय लिए जा रहे थे? प्रशांत जी का इस समय में चुनाव लड़ना वो पार्टी के लिए वो नुकसानदायक है। डी-लिट हैं और फलाने हैं और चिलाने हैं। तो हमने तो एक ही सवाल पूछा है, भैया आपने मैट्रिक कब पास की है, उसका साल बता दो। तो कहते हैं हम हाफा डेविट में लिख दिए। भाई हाफा डेविट में लिखने से नहीं होगा ना, पूरे गेम को देख लेंगे कि ये जो ओवैसी साहब आते हैं ये किसके कहने पे आते हैं और क्या करने आते हैं। तो इस गेम को अगर हमारे मुसलमान भाई समझ लें और समझ कर आकर जनसुराज को मदद करें, अपने आप को मदद करें, तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इतने वर्षों से, इतने दशकों से, ये बहुत जल्द बदल सकता है। 5.25 लाख की सरकारी नौकरी है और बाकी जितने हैं ये 23.5 लाख जो पूरा होता है ये संविदा वाले लोग हैं और संविदा वाले लोगों पे रोज लाठी चलती है, ये भी लोगों ने अब देखा है। तो जब उसके तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो ये 2.5 करोड़ लोग का पैसा कहाँ से ले आएंगे तेजस्वी जी? क्या ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहा है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पहले चरण के चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, उनका चुनाव प्रचार अपने पीक पर चल रहा है। ऐसे में किसी नेता से 5 मिनट समय भी मांगना बहुत सोचने वाला विषय हो जाता है और निकालना भी बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत पीक पर है चुनाव प्रचार। ऐसे में एक फैक्टर है, पीके फैक्टर का जिक्र हो रहा है, प्रशांत किशोर का जिक्र हो रहा है। क्या इस फैक्टर का असर होगा इस चुनाव पर, यह सवाल है। और भी बहुत सारे सवाल हैं बिहार की राजनीति से जुड़े हुए, और हमारे साथ जो हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि तमाम सारे सवालों पर उनका क्या जवाब होता है। सबसे पहले तो चुनाव प्रचार चल रहा है, इस बीच में हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनिकेत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से मेरा आप प्रणाम पहुंचा देना भिलारी जी को। पूछो क्या प्रश्न है। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? अर्श और फर्श की बात होती है, अभी कहाँ देख रहे हैं जनसुराज को? चुनाव प्रचार वैसे ही होता है जैसे इम्तिहान देने जाने वाली बात होती है कि कितना भी समय मिल जाए, ऐसा लगता है कि कुछ और समय मिल जाता तो और अच्छा होता। लेकिन चुनाव प्रचार बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं पूरे लगन और दम के साथ लड़ रहे हैं। और मैं जितना घूम पाया हूँ, देख पाया हूँ, कल भी मैं 4 विधानसभा में था, मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज बहुत मजबूत स्थिति में है। और जो 6 तारीख को पोलिंग होने वाली है उसमें बहुत जगहों पे हमारी बहुत ही आश्चर्यजनक प्रदर्शन होने वाली है। आप कह रहे हैं कि थोड़ा समय और मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। हम हाँ, वो तो देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जब प्रचार कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सड़क माध्यम से जा रहे हैं और जगह जगह घूम रहे हैं और कई विधानसभा कवर करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि सड़क मार्ग से जाने में कई जगह छूट भी जा रहा है जो शेड्यूल में हो रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से हर एक पार्टियां एक एक दिन में 15 सभाएं कर रही हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंच जा रही है, नहीं कर लेना चाहिए था एक हेलीकॉप्टर और बहुत ज़्यादा कवर भी हो जाता उससे? हम लोगों की बात लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे लोग टूटे फूटे सड़क पे गांव में चल रहे हैं। ऐसे में उनके बीच हेलीकॉप्टर में जाना, एक हेलीकॉप्टर ले लेना और उस पर उड़ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर जो लोगों से कनेक्ट होता है वो कनेक्ट टूट जाता है। हाँ, आपकी बात ठीक है कि हम कुछ कवरेज ज़्यादा कर पाते, लेकिन हम लोगों ने निर्णय किया कि हेलीकॉप्टर से अच्छा ज़मीनी रास्ते से जाइए। ज़मीनी रास्ते से सिर्फ आप वहाँ नहीं पहुँचते, अपने गंतव्य पे नहीं पहुँचते हैं। आप रास्ते में बहुत कुछ देखते जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते जाते हैं, आपका कनेक्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये हवाई नेताओं को अपनी हवाई जहाज़ पर घूमने दीजिए। हम लोग जितना कर रहे हैं हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग अपने लोगों से वार्ता कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हमें इसमें ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। ये भी सवाल है कि
कि घोषणा पत्र आ रहे हैं, सभी पार्टियों के गठबंधन के आ ही गए, अलग अलग गठबंधन के, और कई सारे वादे उसमें किए जा रहे हैं। ये सवाल चल रहा था कि क्या जनसुराज का भी कोई घोषणा पत्र आने वाला है, जारी होगा, क्योंकि अब तो बहुत नज़दीक है पहला चरण का चुनाव, या फिर वही जो 5 वादे किए गए हैं उसी पर चुनाव लड़ा जा रहा है पूरा? हमारा भी मैनिफेस्टो तैयार है। मैं पटना में था नहीं, प्रशांत जी भी यहाँ नहीं लगातार रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी लगे रहे हैं। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि हम बहुत पुराने पार्टी नहीं हैं, बहुत सारी हमारी संगठन और व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्द हम लोग मैनिफेस्टो कुछ घंटों में या कल वल तक करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पे उसमें जो बहुत सारी उसमें बातें कही गई हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जिसमें बिहार की जनता को सबसे ज़्यादा यकीन रखना चाहिए वो जो मुख्य 5 चीज़ें हैं, और उस सबसे ऊपर उन 5 चीज़ों में भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे ऊपर हमारे भ्रष्टाचार हमारे टारगेट पे होगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करो। और भ्रष्टाचार जितना बड़ा ये दानव लगता है, इतना बड़ा दानव है नहीं। जब एक अच्छी व्यवस्था बन जाएगी तो बहुत चंद दिनों में आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार अपने आप गायब सी हो जाएगी, विलोप हो जाएगा। क्योंकि जब नीयत ऊपर वाले की ये होगी कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो उसके नीचे भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बिल्कुल मानने को कभी तैयार नहीं हूँ कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, नहीं है। अगर ज़ीरो टॉलरेंस होती तो उनके राज्य में, वो सबसे लुटेरा वाला राज्य में गिनती बिहार की नहीं हो रही होती। हाँ, करप्शन की बात कर रहे हैं, और अभी फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं, अपराध को लेकर के बहुत जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जंगल राज का याद दिला रहे हैं। उधर से कहा जा रहा है कि देखिए अपराध बढ़ गया है। और अभी जो मोकामा में कांड हुआ उसमें जनसुराज के एक समर्थक कहे जा रहे हैं उनकी मौत हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे चीज़ को? पहली बात क्लैरिफाई कर दूं, जनसुराज के जिनकी भी मौत हुई, संवेदना, बहुत ही बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जनसुराज के समर्थक नहीं थे। जनसुराज के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, कहा जाता है कि उनके साथ उनके समर्थन में घूम रहे थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, समर्थक हो, विरोधी हो, किसी की हत्या हो जानी, ये तो जघन्य अपराध है। और इस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए शायद सरकार कर रही है या दिखलावा कर रही है, जो भी कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि किस मुंह से आके वो याद दिलाते हैं आरजेडी के जंगल राज का। उनके यहाँ जो हो रहा है, उनके देख रेख में जो हो रहा है, वो तो फिर महाजंगल राज है। चुनाव के बीच दिन दिहाड़े पुलिस एस्कॉर्ट के साथ कोई ऐसी अपराध को अंजाम दे, किसकी गलती है नहीं है अनुसंधान में पुलिस जाने की, मुझे क्या करना है उससे। लेकिन जो हुआ वो तो सबने देखा कि एक हत्या हो गई दिन दहाड़े। तो ये कहना कि ये सुशासन है, या मजाक है। सुशासन शब्द का ही मजाक है। नीतीश जी का सुशासन था 2005 से 2009-10 तक। उसके बाद तो गिरावट ही गिरावट है, चाहे वो महागठबंधन वालों के साथ रहे हों या बीजेपी वालों के साथ रहे हों। बिहार को उन्होंने चौपट कर दिया है। जिस 5 से 10 की बात कर रहे हैं आप सुशासन की, उसमें भी तो ये लोग साथी थे जिन लोगों पर अब आरोप लग रहा है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। सरकार कह रही है कि देखिए हम गिरफ्तारी कर दिए, हम दिखा रहे हैं कि प्रशासन कितना मजबूत है, कितना मजबूती से काम कर रहा है। अनंत सिंह जी की चरित्र सबको मालूम, पूरे बिहार को मालूम है, मोकामा को भी मालूम है। फिर ये जानते हुए कि वहां ऐसी चीज हो सकती है, ये हो कैसे गई? प्रश्न इस चीज का है। या तो एकाएक आप जैसा कोई व्यक्ति जाके कोई जघन्य अपराध कर आए तो पुलिस 2 मिनट के लिए कह सकती है कि यार मुझे क्या मालूम था कि अनिकेत भी ऐसे कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है। लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, वो क्षेत्र मशहूर इसी चीज़ के लिए है। ये व्यक्ति जिनका नामजद जो अब गिरफ्तार हुए हैं, जिसके लिए सरकार पीठ ठोक रही है अपना, वो उनके बारे में तो सब लोग जानते थे, फिर कैसे हो गया? ये डीजी साहब जवाब दे दें पहले प्रेस के सामने आकर। वो आके कह रहे हैं इतनी गिरफ्तारी कर दी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, 70 कर लिए, 80 कर लिए। अरे कर लिए, बाद में कर लिए, हो कैसे गया? वहां तो चप्पा चप्पा पर इस तरह का इंतजाम होना चाहिए था कि ऐसी चीज संभव ना हो, कोई सोचे भी ना ऐसी चीज करने का। छोड़िए, अपराध बाद में हुआ, 50 गाड़ियां कैसे चल रही थी? अपराध के पहले गाड़ियां चली ना, दोनों पक्ष थे, शायद इनके तरफ भी बहुत गाड़ियां थी। तो ये चल कैसे रहा था? चलने के बाद ये कांड हुआ है, ये चल कैसे रहा था? कौन सी सुशासन भाई?
दोनों तरफ से उसी छवि के लोग हैं और वहाँ पर आपने एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को उतारा है। क्या लग रहा है मोकामा में इस बार आप लोग बदलाव कर पाएंगे, जैसा बदलाव का बात पूरे बिहार में कर रहे हैं? देखिए, बिहार के लोग बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि वो अच्छे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व सौंपना चाह रहे हैं, और उसमें मोकामा में हालांकि वो अंत घड़ी पे हमारे पास भी आए थे टिकट के लिए, और हमने उनकी जो भी उनके बारे में पता लगा उस को जानते हुए हमने उनको टिकट दिया है। लेकिन अगर तीनों में तुलना कर लिया जाए कि वो क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, तो अवश्य जन स्वराज का उम्मीदवार जो है वो अन दोनों उम्मीदवारों से अच्छा दिखेगा। वो तो ये भी दावा कर रहे थे कि हम ही पर हमला करने के लिए लोग आए हुए थे। एक इसमें सवाल ये भी जोड़ना चाहते हैं कि ये सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर जन स्वराज जो साफ नियत साफ छवि वाली पार्टी की बात करती है और वैसे उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा है, उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति क्यों प्रचार कर रहा था? इसका जवाब तो जो हमारे प्रत्याशी हैं वो दे सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं स्पष्ट कर दूं कि दुख है कि इनकी हत्या हुई है, लेकिन वो क्यों थे, कहाँ थे, उनकी क्या छवि थी, वो किसके प्रचार में घूम रहे थे, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ, और इससे जन स्वराज को कोई मतलब भी नहीं है। ये तो हमारे पीयूष जी जो हैं हमारे उम्मीदवार, वही बता सकते हैं कि दुलाल चंद यादव जी उनके साथ क्यों घूम रहे थे। क्या उनको कहीं वो छोड़ने जा रहे थे, क्या उनके वो प्रचार में घूम रहे थे, क्या था, मुझे नहीं मालूम है। पीयूष प्रियदर्शी से बातचीत हुई है आप लोगों की? सुरक्षा की मांग की है आप लोगों ने, जिस तरह का उनके तरफ से कहा गया कि हमारे ऊपर ही हमला होने वाला था? व्यक्तिगत रूप से मेरी बात नहीं हुई है, ज़रूर मेरे पार्टी के अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से हुआ होगा, अन्य लोगों से हुआ होगा, और सुरक्षा तो उनको मिलनी ही चाहिए भाई। जब उनके ही काफिले पर अटैक हुआ है और ये हत्या हुई है, तो मन में ये भावना होना कि उन पर खतरा हो सकता है, ये तो सबके मन में आएगा। और इस तरह के लोग हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे में उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं सवालों को। मुस्लिम समाज के लोगों को किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर टिकट दिया है तो वो जन स्वराज है। क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम समाज आप लोगों के साथ में आ रहा है, किस सोच के साथ जुड़ रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज का बहुत दिनों से, और मुझे अच्छा लगा ये बात कि अब आप लोग मुस्लिम समाज कहने लगे हैं, नहीं तो आप लोग अल्पसंख्यक कहते थे। हम लोगों ने कहा भाई ये अल्पसंख्यक क्या है, कहिए मुस्लिम, इसमें तो गर्व होना चाहिए कि मुस्लिम। देखिए, मुस्लिम समाज बहुत दिन से कहते रहा है कि हमारी जितनी तादाद है आवाम में, उस अनुसार हम लोगों को जगह नहीं मिलती सरकार में। तो सरकार में आने का रास्ता कौन सा है? विधानसभा ही है। और विधानसभा में आने का रास्ता कौन सा है? वो कोई उदय सिंह या अनिकेत जी किसी को पकड़ के, किसी मुसलमान को तो विधानसभा बिठा नहीं सकता है। यही हो सकता है कि उनको जनता वोट दे और वो आए। वोट किसको दे? भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, गिन के देखती है कि किसी मुसलमान को टिकट तो नहीं मिल गया। आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले शोर जितना मचा लें, उतने क्या मुसलमानों को टिकट दिया है? तो ईमानदारी से, और ईमानदारी से मैं कह दूं आपके चैनल पे, हम लोग 40 मुसलमान ढूंढ रहे थे, लेकिन सिर्फ नाम के लिए तो नहीं दे सकते हैं। एकाएक हम लोगों को उस तरह के 40 उम्मीदवार नहीं मिले, तो इसलिए हम लोग 32-34 पे रुके हैं। लेकिन नीयत हमारी 40 की थी, और भविष्य में देंगे भी उतने ही, लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप करेगा। अब उनको पहुंचाना, हमारे 32-34 लोगों को विधानसभा पहुंचाना, ये वहाँ की जनता का काम है। और अगर वो पहुंच गए विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लिए, अपने समाज के लिए बेहतरी करेंगे, बेहतरी की आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचाना तो अब जनता के हाथ में, उनके जनता के हाथ में। और अगर व्यवस्था बदलनी है तो अन्य जगह पे जहाँ मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, वहाँ भी जो जन स्वराज का कैंडिडेट है, उसको हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, माताओं को, उनको मदद करनी चाहिए ताकि जन स्वराज की व्यवस्था बने। क्योंकि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो ये जो, जैसा प्रशांत जी कहते रहते हैं कि केरासन का तेल बन के कितने दिन जलोगे तुम आरजेडी के लालटेन में, वो तभी सत्य हो पाएगा जब जन स्वराज की एक व्यवस्था बनेगी। और हमारे मुसलमान भाई इस पूरे गेम को देख लेंगे कि ये जो ओवैसी साहब आते हैं, ये किसके कहने पे आते हैं और क्या करने आते हैं। तो इस गेम को अगर हमारे मुसलमान भाई समझ लें और समझ कर आकर जन स्वराज को मदद करें, अपने आप को मदद करें, तो ये जो
दृश्य आप देख रहे हैं इतने वर्षों से, इतने दशकों से, ये बहुत जल्द बदल सकता है। सवाल इसमें एक ये भी है कि जो भी चुनाव प्रचार चल रहे हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, एक बयान आया है आपकी पार्टी को लेकर के और निशाना साधा गया है अखिलेश यादव के द्वारा। वो आए हुए थे और बोले कि बीजेपी की बहुत सारी टीम है, ए टीम, बी टीम, एगो पी टीम आया है और पीकेपी से आप लोग सावधान रहिएगा, उसको वोट मत करिएगा। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है महागठबंधन के लोगों को? क्या महागठबंधन के लोगों को ये लग रहा है कि उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रशांत के आने से? अनिकेत, पिछले कुछ महीनों में मेरा सबसे ज़्यादा वक्त अगर आप लोगों के साथ बात करने में गया है तो यही समझाने में गया है या यही सुनने में गया है कि हम किसके बी टीम हैं। कभी हम बीजेपी के बी टीम होते हैं, कभी हम महागठबंधन के बी टीम हो जाते हैं, किसी के ए टीम हो जाते हैं। भैया, हम किसी के ए बी सी टीम कोई टीम नहीं है। हम बिहार की टीम है, बिहार के लोगों की टीम है और बिहार के लोग बाखूबी इस चीज़ को समझते हैं। अखिलेश जी आए हैं, बगल यूपी से आए हैं, कुछ तो बोलना था, और क्योंकि हम अभी चुनाव में इतने ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं कि उनको आवश्यकता पड़ी कि वो जनसुराज की बात करें, तो उन्होंने हमें पीके बी ए सी जो भी उनको समझ में आया वो बोल गए हैं। इसका कोई मतलब नहीं, हम लोग इसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं। एक मुद्दा जो बहुत जोर शोर से उठ रहा है और जब हम ग्राउंड पर रिपोर्ट करने जाते हैं तो नए युवा जो हैं वो इस बात को उठा भी रहे हैं, पलायन का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब जब आ रहे हैं तो पलायन का जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जितने नेता हैं तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। इसको आप जनसुराज की एक जीत मानते हैं कि पलायन को आपने मुद्दा के रूप में सेट कर दिया है? बहुत बड़ी जीत मानते हैं कि आदरणीय मोदी जी से व्यक्ति को पलायन की बात करनी पड़ रही है। अरे मोदी जी कभी पलायन यहाँ से बंद होने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने गुजरात में क्या जवाब देंगे, जहाँ बिहारियों को पकड़ पकड़ के एक तरह से अंग्रेज़ों के समय बंदी बना के ले जाया जाता था। ये बिना बंदी बनाए हुए जो हम लोगों को पकड़ पकड़ के गुजरात में ले जाते हैं काम करवाने, तो ये अगर सीरियसली काम कर दें पलायन रोकने पे, तो ये अपने गुजरात में क्या जवाब देंगे। इसलिए ये बिल्कुल सीरियस नहीं है कि यहाँ से पलायन रोकें। जहाँ तक रह गई तेजस्वी जी की बात, तो भाई आप तो सरकार में रहे, आपके माता पिता सरकार में रहे, आप खुद 3.5-4 वर्ष यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं पलायन बंद कर दिया। ये जितने मुद्दे हैं जो जनसुराज ने और प्रशांत किशोर जी ने उठाया, सब पे या तो जो सरकार में बैठी है उसने, या जो विपक्ष में अपने आप को मानते हैं कि वो भावी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, सब लोगों ने हम लोगों से ही लेकर अपनी बातों की एजेंडा सेट की है। किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी। नहीं तो अब तक तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा, इसी पे लड़ाई होती थी। तो कह रहे हैं कि हर एक जिला में एगो फैक्ट्री बैठा देंगे और बाकायदा संकल्प पत्र में लिख करके जारी कर दिए। अरे भाई, उस संकल्प पत्र में लिखें या छत पर चढ़ के बोले, कर काहे नहीं दिए। ये जो नीतीश जी कह रहे हैं और 10,000 रुपया बांट रहे हैं और 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, और ये महाशय तो 2.5 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। उन नौकरी वाले से क्या करवाएंगे, उसकी तनख्वाह कहाँ से देंगे, ये पता नहीं। सुप्रिया शिंदे जी से पूछा गया, वो बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाई, बात को घुमा दिया उन्होंने। अरे भाई, 2.5 करोड़ सरकारी मुलाजिम बिहार में करेगा क्या, और उसके पैसे तुम कहाँ से दोगे। तो उन्होंने कहा कि बड़ी पूंजीपतियों के जब अब माफ़ हो जाते हैं तो क्या होता है, ये होता है। ये इसका उत्तर थोड़े ही है। आप पैसे कहाँ से लाओगे। आपको अपने चैनल में पैसे इसलिए मिल रहे होंगे कि आप काम कर रहे हो, बिना काम के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो पहले तो बताओ कि बिहार के 2.5 करोड़ लोगों को जो तुम नौकरी दोगे वो करेंगे क्या, और उसके बाद तुम उनके लिए तनख्वाह दोगे कहाँ से। जो तुमने संविदा पे लोगों को रखा हुआ है, आपको मालूम है कि बिहार में 5.25 लाख की सरकारी नौकरी है, और बाकी जितने हैं ये 23.5 लाख जो पूरा होता है ये संविदा वाले लोग हैं, और संविदा वाले लोगों पे रोज़ लाठी चलती है, ये भी लोगों ने अब देखा है। तो जब उसके तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो ये 2.5 करोड़ लोग का पैसा कहाँ से ले आएंगे तेजस्वी जी। क्या ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। आखिरी कुछ सवाल हैं। सम्राट चौधरी को लेकर के आपने बहुत तरह के आरोप लगाए, आपकी पार्टी ने आरोप लगाए, और वहाँ से कहा जा रहा है अमित शाह के द्वारा आकर के कि जिता दीजिए, मोदी जी इनको बड़का आदमी बनाएंगे। शायद मोदी जी को इसी तरह के लोग पसंद हों, अमित शाह जी को लोग इसी तरह के पसंद हों, और पसंद होंगे तभी तो ये उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी में अच्छे लोगों की शायद कमी नहीं है, काफ़ी बड़ी पार्टी है। किसी अच्छे व्यक्ति को क्यों नहीं बनाते हैं उप मुख्यमंत्री। और हमने क्या कहा है, कौन सा आरोप लगा दिया, जो तथ्य है तथ्य को सामने ला दिया कि एक नरसंहार के अभियुक्त रहे हुए व्यक्ति एक गलत फोर्ज सर्टिफिकेट देकर अपने आप को जुवेनाइल सिद्ध करके जेल से बाहर आ गए।
पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि वो डी लिट हैं और फलाने हैं और चिलाने हैं। तो हमने तो एक ही सवाल पूछा है, भैया आपने मैट्रिक कब पास की है, उसका साल बता दो। तो कहते हैं हम हाफा डेबिट में लिख दिए। भाई हाफा डेबिट में लिखने से नहीं होगा ना। आप कुछ पूछ रहा है लोग, आप सीधे जवाब दे दीजिए कि फलाने साल में किया, या कह दीजिए मैंने नहीं किया है। तो आपको कुछ फांसी थोड़ी हो जाएगी। कोई यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मैट्रिक जरूर पास करना चाहिए, नहीं किया नहीं किया है तो कह तो दीजिए नहीं किया है। आप ही ना झूठ बोल रहे हैं कि हम डी लिट किए हैं और फलाना किए हैं और ढिमकाना किए हैं। कौन आपको बोल रहा है ये कहने के लिए? आप बोल दीजिए कि आपने जो किया है। नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो क्या हो गया, नहीं पढ़े तो बुद्धि है तो काम कीजिए। लेकिन जो नरसंहार के मामले में है उसका जवाब दीजिए। इसी तरह हमने दिलीप जी सवाल के लिए कहा कि तुमने कॉलेज हथियाया नहीं हथियाया, जवाब दो हाँ या ना। तुम उस हत्या में संलिप्त हो या नहीं हो, हाँ या ना, जवाब दो। हमने मंगल पांडे जी के लिए कहा है, हमने अन्य लोगों के लिए कहा है, हमने अशोक चौधरी के लिए कहा है, जवाब दो। कहाँ से लाए हो ट्रस्ट खरीदने, ट्रस्ट वाले कहाँ से पैसा ले आए इतना जमीन खरीदने के लिए? तो हम लोग कोई किसी व्यक्ति पे नहीं कह रहे हैं, व्यवस्था पे कह रहे हैं। जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है उस पर कह रहे हैं। हम लोग किसी व्यक्ति को नहीं टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को तो, अब मोदी जी को अच्छा लगता है। कल देखा मैंने रोड शो में, रास्ते में था देख रहा था रोड शो में, एक तरफ ललन सिंह जी थे, एक तरफ दिलीप जायसवाल थे। अब भाई अगर मेडिकल कॉलेज के हथियाने वाले लुटेरे से आपको कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, आप देश के हमारे आदरणीय हो तो रहो, फिर हम क्या कर सकते हैं? जब तक हो तब तक तो हो ही। पिछले दिनों एक सवाल बहुत चला कि प्रशांत किशोर जी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, और प्रशांत जी ने कहा कि जब पार्टी के लोगों से हमने बातचीत की तो पार्टी के लोगों ने कहा कि हमको चुनाव प्रचार में ज़्यादा वक्त मिलेगा अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तब। वो जो निर्णय है, आप चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय आपका क्या टेक था जिस समय ये निर्णय लिए जा रहे थे? मैं ये कहूँगा कि ये टेक के साथ मैं 100% था, और सबसे प्रखर आवाज़ कि वो चुनाव न लड़े मेरी थी। क्योंकि आज आप मेरे यहाँ आए हैं, आपने मुझे इसलिए पकड़ लिया कि मैं देर सुबह आया था और अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, इस बीच में आप मुझे मिल गए। प्रशांत जी, मैंने लोग हंसने लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 24 घंटे में 25 घंटे काम करते हैं। ये मतलब वो असंभव को ही संभव कर रहे हैं। वो व्यक्ति ना सोता है, ना खाता है, ना बैठता है, ना पता नहीं क्या करता है। वो जिस तरह से घूम रहा है, कल उन्होंने कोई 11 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। हम थे साथ में, कवर आप कवर कर लीजिए। तो आप कवर कर रहे थे तो आप कैसे नहीं सोए, भगवान जाने। अब फिर वो गया व्यक्ति कवर करने के लिए, तो वो तो ऐसा काम कर रहा है जो कि एक इंसान के लिए संभव नहीं है। ऐसे में, और हम लोग देखिए ना, हम लोग तो कह सकते थे कि नहीं उसको तो नॉमिनेशन फाइल करना था, उसको रहने की ज़रूरत नहीं थी, वो करता। ये सच्चाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो अपने क्षेत्र में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन वहाँ रहे। ये 2, 5, 8 दिन में हमारे बाकी के उम्मीदवार क्या करते? हमारे पास तो एक ही स्टार प्रचारक है। हम कितना भी दौड़ लें, लेकिन हम प्रशांत किशोर तो नहीं बन सकते हैं। हमारे दल में कोई ऐसा नहीं है जो प्रशांत किशोर बन सकता है। तो प्रशांत किशोर जी की जो मांग है हमारे क्षेत्रों में, उसको कौन पूरी करता है? अगर मैं प्रशांत किशोर जी को कहता कि आप चुनाव लड़ लीजिए, अब उसका लोग जो अर्थ लगाएं कि वो डर गए, भाग गए, फलाना हो गया, ढिमकाना, जो मन में आए बोलो। हम वही करते हैं जो हमें समझ में आता है। और हमें समझ में आया कि प्रशांत जी का इस समय में चुनाव लड़ना वो पार्टी के लिए वो नुकसानदायक है, और जो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा वो हम काम नहीं होने देंगे। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि बहुत मजबूत स्थिति में है, इतना तो पक्का आ ही जाएगा? हम 127 सीटों पे मजबूती से लड़ रहे हैं। कितने सीटें आ जाएंगी इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। टोटल में 127 जो 6 तारीख को है, अच्छा 6 तारीख 121, हाँ 121, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। 122 की 121, 121, दूसरा में 122 है। दूसरा में 122। 121 में चुनाव जो हो रहा है उसमें अधिकांश जगहों पे हम लोग फाइट में हैं, और ज़्यादातर जगहों पे 5 तारीख के रात होते होते हम डायरेक्ट टक्कर में आ जाएंगे। वहाँ त्रिकोणात्मक भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट फाइट हो जाएगा। डायरेक्ट फाइट हो जाएगा। देखिए, तो हमारे साथ में जो हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तमाम सारे सवाल जो अभी चल रहे हैं उन सवालों को हमने लिया। काफ़ी समय भी हमने इनका ले लिया क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए भी इनको निकलना है,
और सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। कमेंट में आपकी क्या राय है जनसुराज को लेकर के और इस इंटरव्यू को लेकर के, सवाल जवाब को लेकर के जरूर लिखिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।